हेलो एवरीवन। आज मैं इसमें डिस्कस करूंगी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न पत्र 1। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँ। बाकी 2024, 2023, 2022 तीनों की वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। ये मेरा चौथा वीडियो है 2021 का प्रश्न पत्र, इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। और थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, अभी मौसम थोड़ा ख़राब ही चल रहा है इस टाइम, बारिश की वजह से बहुत सर्दी जुकाम एंड फीवर हो गया है। इस वजह से मेरे वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रहे। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं 8 जुलाई से मेरे वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिलेंगे, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। बट स्टिल आई ट्राई कि मैं कुछ वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम को अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो ये है कि आप इसके थ्रू एक ट्रेंड एनालाइज कर पाएंगे। पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए इतने एफर्ट्स कर रही हूँ, पीडीएफ सर्च कर रही हूँ, वीडियो बना के दे रही हूँ, तो आप लोग को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना चाहिए। पैसा नहीं मांगता है यूट्यूब आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का, तो प्लीज़ करिए, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं आप लोगों के लिए इतने गेनफुल वीडियो लेके आ रही हूँ। तो आपका भी एक फ़र्ज़ है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपकी फीडबैक रहे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये है कि अब स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन एक बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है इसमें भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास में रहेगा प्राचीन इतिहास, हम इसमें देखेंगे। यहाँ मैंने निशान पहले से ही थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। अभी मेरे पास थोड़ा सा ये वो क्या है ना कि मैं कंप्लीट कोई टीचर थोड़ी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा मन भी नहीं करता है कि मैं सारी चीज़ें क्रिएट करूँ, अरेंज करूँ, स्टूडियो वगैरह पूरा। तो वैसा करने का मेरा खुद मन नहीं करता यार। शौक से थोड़ा सा रिकॉर्ड कर देती हूँ कि हाँ, जिसमें मैं अपना लैपी उठाती हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती हूँ। बस ये मेरा बस टारगेट रहता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू बस मैं अपनी चीज़ों को, जो भी मुझे लगता है कि मुझे ये दूसरे अपने जो भी मेरे और साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर करने की बस कोशिश करती हूँ। मुझे वो सब चीज़ें नहीं कि भाई डिजिटल बोर्ड हो, पीडीएफ वीडीएफ, बिल्कुल भी अभी 1% भी मन नहीं है वो सब अरेंज करने का। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है शेयर करना। तो पहला है आपका, और इसीलिए मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया कि आपको थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पे क्या था कि ये जो राइट नहीं है ना, वो जो राइट नहीं है वो आपको बताना था। तो यहाँ पे ये आपका राइट नहीं है, बाकी जो राइट है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि ऋषभनाथ, अष्टापद, नेमिनाथ, उज्जैन, महावीर, पावापुरी। ये क्या था, उनका निर्वाण स्थल और तीर्थकर जो थे उनके निर्वाण स्थल के साथ उसको मैच कराना था। तो 12वें जो थे वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थकर थे। वासुपूज्य स्वामी का जन्म चंपापुरी में हुआ था। चंपापुरी में ही उनकी निर्वाण प्राप्ति हुई थी। शेष सभी आपके सुमेलित हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल का मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। थोड़ा सा जानते हैं कि ये जून 2000 में मुझे थोड़ा सर्दी हो रही है, उस वजह से मैं बोल नहीं पा रही हूँ कंटिन्यू। तो ये आपका कहाँ पड़ता था? जून जून 2000 में उत्तर प्रदेश मुजफ्फर जिले का गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बागरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत की खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इन अवशेषों को हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। ठीक है, अगला है तीसरा क्वेश्चन आपका कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें कौन से राइट थे। आपके दोनों ही कथन यहाँ पे राइट है कि सातवाहन शासक प्राकृतिक भाषा के सॉरी प्राकृतिक भाषा के पोषक थे और सातवाहन काल कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन इन्होंने दिया था। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे सही है। थोड़ा सा और हम डिटेल में चर्चा करते हैं यहाँ पे। से सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी थी और इस ब्राह्मणी थी, और सातवाहन शासक हाल के प्राकृतिक भाषा में श्रृंगार रस का मुक्त काव्य गाथा
सप्तशती लिखा गया है। सातवां काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रधानता दी गई थी। अगला हम देखेंगे यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास में हम यहाँ पे देखेंगे, दोनों ही आपके स्टेटमेंट राइट है और दोनों ही कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर करती थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे राइट है। अगला हम देखेंगे, यद्यपि यह विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी जिसमें मुगल साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में बड़ी भूमिका निभाई थी। अगला है, यहाँ पे रॉन्ग आपको बताना था, तो रॉन्ग आपका ये डी है। हम राइट पढ़ लेते हैं क्योंकि राइट ही हमको पढ़ना चाहिए। रॉन्ग पढ़ेंगे तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है दिमाग में, फिर एग्जाम में कंफ्यूजन आ जाता है क्या सही था क्या गलत था, इसीलिए राइट पढ़ो। हम्बीर जो शासक थे उनका राज्य क्या था? उनका राज्य था मेवाड़। राणा चुंडा का था मारवाड़ और मलिक राजा फारूक की था खानदेश। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं जौनपुर के जो सल्तनत उत्तर भारत में 1394 ईस्वी से 1479 के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 में ख्वाजा ए मलिक सर्वर द्वारा की गई थी। अब हम यहाँ पे हम देखेंगे, ये तो रहे हमारे 5 क्वेश्चन थे प्राचीन और मध्यकालीन से। अब देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें क्या है, इसमें कितने प्रश्न आते हैं, क्या आता है, थोड़ा लेबल भी देखेंगे हम। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने दर्शाना साल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो उसका नाम क्या था? बेबर मेलर। ये क्या था कि मई 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में दर्शाना नामक गोदाम पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया था। दर्शाना में पुलिस द्वारा की गई विविध ज्यादतियों का उल्लेख बेबर मिलर नामक पत्रकार ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो अंबिका चरण चतुर्वेदी जो भी थे, अंबिका चतुर्वेदी नहीं थे, जो थे हम वो पढ़ लेते हैं। क्योंकि देखो इसमें भगत सिंह थे, छबील दास थे, यशपाल थे। ये कहाँ है? लाहौर। 1926 लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर और किसानों का राज्य स्थापित करना था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको लगाना है कि कौन सा विदेशी यात्री था, कब आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो ये इसका सीक्वेंस है, हम राइट देख लेते हैं। विलियम हॉकिंस इंग्लैंड का राजदूत था जो 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। अप्रैल 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। रॉल्फ फिच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था। वह 1583 ईस्वी में गोवा पहुंचा था। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था जो सितंबर 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। और निकोलस डाउनटन 1614 में भारत आया था। ठीक है, अगला हम देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? जो शामिल नहीं था वो थे आपके अंसारी। अब देखते हैं जो शामिल थे उनके हम थोड़ा नाम पढ़ लेते हैं। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी। यहाँ पे हम देखेंगे सारे नाम जो भी थे इसमें एमएन रॉय, श्रीपद, अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, श्रृंगार वेलू चेट्टियार आदि ये लोग षड्यंत्र में शामिल थे। देखो यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता है कि यहाँ पे क्या है एमएन रॉय, यहाँ पे क्या एम ए अंसारी। थोड़ा मिलता जुलता नाम लिया, बच्चे का कंफ्यूज हो जाएंगे, टाइटल याद नहीं होगा कि अंसारी थे कि राय थे। ठीक है, अगला है स्टेटमेंट किसने दिया था? क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जब पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किस ने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के
समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। उपर्युक्त अवसर पर बोलते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। ये उन्होंने ऐसा कहा था स्टेटमेंट। यहाँ पे इनको मैच कराना था तो शारदा अधिनियम आपका कब आया था? 1929 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, साइमन कमीशन 1927 में, दांडी मार्च आया था आपका 1930 में। यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना था कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायोकुंभ सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे दोनों ही सही है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर रियासत में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ जिसे बायोकुंभ सत्याग्रह 1925 से 24 से 25 का नाम दिया गया था। मार्च 1925 में महात्मा गांधी ने बायोकुंभ केरल पहुंचकर बायोकुंभ सत्याग्रह में भाग लिया था। अगला है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ये तो आपको एकदम रटा पड़ा होगा, सर विलियम जोन्स। ठीक है, 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, अगला है कि निम्न में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो वो थे तिलक। ठीक है, ये बाकी सबने की थी, थोड़ा जान लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1905 में। सुभाष चंद्र बोस ने 51वें की थी 1938 में और 52 में 1939 में, तथा लाला लाजपत राय ने की थी 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद में ब्रिटिश इंडिया की निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग का विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था? तो वो कौन था? विभागीय पद्धति आपकी कब से शुरू हुई थी? तो वो आपको पता होना चाहिए, पोर्टफोलियो पद्धति जो हम बोलते हैं, तो वो आपकी हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से। ठीक है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? लाहौर में। राजा रणजीत सिंह ने राज्य के 4 प्रांत कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर में बटा हुआ था। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी और राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला थी। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं इसके न्यायाधीश थे। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आप देखो 16 क्वेश्चन ये खत्म हो गए आपके इतिहास के। अब भूगोल स्टार्ट हो जाता है। भूगोल में देख लेते हैं एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट जो सेकंड वाला है वो आपका सही है, बट हम यहाँ पे देखते हैं पूरा डिटेल में। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित ताप विद्युत इकाई की स्थापना 1977 में की गई थी, जबकि इस स्टेशन की प्रथम इकाई ने फरवरी 1982 में बिजली उत्पादन प्रारंभ किया था। सिंगरौली क्षेत्र 2 राज्यों में पड़ता है, 2 राज्यों के 2 जिलों में विस्तारित है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में और मध्य प्रदेश के किस जिले में। उसके बाद में कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? पश्चिमी विक्षोभ, जो सर्दियों में बारिश होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी है, परंतु पश्चिमी विक्षोभ एक क्षीण चक्रवात विक्षोभ का रूप है। इस रूप में यह चक्रवातीय अवदाब के अंतर्गत भी आता है, परंतु विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के रूप में पश्चिमी विक्षोभ को सही उत्तर माना है। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? फूलकली का। ठीक है, लौंग का वैज्ञानिक नाम है सीजियम एरोमेटिकम तथा मिट्रेसी कुल का यह पौधा है। यह मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है जिसे भारत में मसाला और औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? चिल्का झील है। ये कहाँ पड़ती है आपकी? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील आपके उड़ीसा में पड़ती है, जिसका क्षेत्रफल है समथिंग 900 से 1165 वर्ग किलोमीटर के मध्य तक ये परिवर्तित रहता है, जबकि सांबर झील राजस्थान में देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, ये अंतर्देशीय। ओके, अगला है आपका निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी पड़ती है? आपकी चिल्का। 2 बार प्रश्न बन गया एक ही से।
पुलकित झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा, एक मिनट, चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। कोलेरू झील ताजे पानी की झील है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच अवस्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह एक रामसर स्थल भी है। तमिलनाडु में स्थित कीली वैली झील पुलकित झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला है आपका, जो मैच नहीं करता उसको छोड़िए, जो मैच करता है उसको देखते हैं। हुंडरू प्रपात कहाँ पड़ता है? सुवर्ण रेखा पे। चचाई पड़ता है वीहड़ में और धुआंधार पड़ता है आपका नर्मदा पर। बूढ़ा बाग प्रताप किसे पड़ता है? आपका लोध प्रताप के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये झारखंड में पड़ता है, झारखंड के लातेर जिले में पड़ता है। ठीक है, अन्य विकल्प आपके सही हैं। बाकी जो देखते हैं ये मैच कराना है। तेल एवं प्राकृतिक गैस ऑयल आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड इसका नाम हो गया है, नई दिल्ली में पड़ता है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड आपका नागपुर में पड़ता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ पड़ता है? देखो, लिमिटेड पड़ता है नागपुर में और हैदराबाद में पड़ता है आपका निगम। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पड़ता है? आपका भुवनेश्वर में पड़ता है। भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, जोंक नदी है। बाकी देखो, पुनपुन नदी, जलांगी नदी और अजय नदी, ये क्या है? गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। जोंक नदी किसका है? महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो महानदी की सहायक नदी है। यह भारत में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे मैच कराना है। तमिलनाडु डोडाबेटा, राजस्थान गुरु शिखर, नागालैंड शारामती, मध्य प्रदेश धूपगढ़ में पड़ती है। ये चोटियां सबसे ऊंची चोटियां वहां की। उसके बाद में ये दोनों स्टेटमेंट आपके मैच करते हैं और एक दूसरे को वेरीफाई भी करते हैं कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। क्यों लगा के हमेशा कनेक्टेड करके देखना है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। बिल्कुल सही बात है। ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी की प्रणाली का अंग है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। हालांकि 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के बाद से इसने अपना मार्ग बदल लिया है और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदियों के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। अगला हम देखेंगे यहाँ पे विश्व भूगोल। विश्व भूगोल से क्या आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? आप जानते हैं कोको ज्यादा किधर होता है? अपना अफ्रीका में। तो यहाँ पे जो सबसे डिफरेंट दिख रहा है वो लताबिया था, जो यूरोप में पड़ता है। ठीक है, आप इस तरीके से इस प्रश्न को कर सकते थे। अगला है आपका जो सुमेलित नहीं है। ये क्या है? यहाँ पे आपको लोकेशन दी हुई है और ये आपको जनजाति दी हुई है। तो जो सुमेलित नहीं है उसको आप छोड़िए। अलास्का में कौन सी जनजाति मिलती है आपकी? कोयार्क जनजाति आपकी अलास्का में। नो, कोयार्क जनजाति जो क्या है यहाँ स्टेटमेंट में दी हुई है, ये क्या है? आपकी अलास्का में नहीं मिलती। ये किधर मिलती है? कोयार्क जनजाति आपकी यूक्रेन में मिलती है। बाकी बोर्नियो में आपकी ये पुनान जनजाति मिलती है। अरब मरुस्थल में रूवाला मिलती है और स्वीडन और फिनलैंड में लेप्स मिलती है। अगला है आपका, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट सही है। मेकोंग नदी के संदर्भ में है कि मेकोंग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, यही आपका राइट है। ये यहाँ पे रॉन्ग है कि दक्षिण कंबोडिया में स्थित डेल्टा बनाती है। देखते हैं क्या है इसका राइट। ये बनाती है आपका दक्षिण वियतनाम में, सबसे लास्ट में वियतनाम ही पड़ता है, जहाँ पे ये अपना वाटर ड्रेन करती है लास्ट में, वहां पे वही पड़ता है वियतनाम। ठीक है, तो वहीं पे इसका मेकोंग तटीय डेल्टा दक्षिण वियतनाम में स्थित है। तो ठीक है, जहाँ मेकोंग नदी दक्षिण चीन सागर तक पहुंचती है। ठीक है, यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, लगभग 4,909 किलोमीटर प्रवाहित होकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यह नदी 6 देशों से गिरती है। देखो, चीन के बाद म्यांमार, म्यांमार का लाओस के बाद थाईलैंड के बाद कंबोडिया के बाद आपका वियतनाम। ये सीक्वेंस भी आपको पूछा जा सकता है, इधर नहीं, यूपीएससी वगैरह में। पीसीएस में तो रेयर है, बट आजकल लेवल जैसे बढ़ रहा है तो लेकिन आपको पता होना चाहिए, मेन बात ये है। अगला है सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित नहीं है आपका, यहाँ पे ये स्थानीय पाबंदी हुई है, यहाँ पे ये लोकेशन दी हुई है। जैसे कि लेविस है आपका स्पेन, ब्रिक फील्डर आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, बैक रोलर पड़ता है आपका, ब्लैक रोलर आपका पड़ता है उत्तरी अमेरिका। अगला हम देखेंगे जो रॉन्ग था उसका राइट क्या है कि सामल
शामल जून जुलाई के महीने में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क धूल भरी हवाएं हैं जो इराक और ईरान और अरब प्रायद्वीप में बहती हैं, ठीक है, प्रवाहित होती हैं। बाकी जो थे वो राइट थे। नोबी और कांतो मैदान कहाँ पड़ते हैं? ये आपके पड़ते हैं जापान में। नोबी या जापान में 1800 वर्ग किलोमीटर मैदान में फैला है जो ईबी और कीसो और नागरा नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा से निर्मित है। और कांतो यह जापान का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है जो मध्य होन्शु के कांतो क्षेत्र में लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर मैदान में फैला हुआ है। अगला हम देखते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों को लगाना है इसमें आपको पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। तो क्या है? सुमात्रा, जावा, बाली, लैम्बोक। अगला है आपका कि निम्नलिखित से कौन सा काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? क्या है? सीरिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या है आपका? टर्की, बुल्गारिया, जॉर्जिया है। और इसका ये यहाँ पे एक सारे जो भी कंट्रीज से कनेक्ट होते हैं वो सारे नाम दिए गए हैं। यूक्रेन पूर्वोत्तर में, रूस पूर्व में, जॉर्जिया दक्षिण में, तुर्की पश्चिम में, बुल्गारिया और रोमानिया, ठीक है। उसके बाद में आपको ये मैच कराना था कि माउंट रेनर कहाँ पड़ता है आपका? यूएसए में पड़ता है। माउंट एटना आपका इटली में पड़ता है। माउंट पेरिकुटिन आपका पड़ता है मैक्सिको में। और माउंट एपो पड़ता है आपका फिलीपींस में, ठीक है। ये यहाँ पे आपका पूरा दिया मैच कराया हुआ है। उसके बाद में देखते हैं कि इनमें से कौन सा कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। जो अवस्थित नहीं है उसको छोड़िए, जो है उनको ध्यान रखते हैं। पहला है आपका ग्रेनाडा, मोंटसेराट और एंगुएला। ये आपके कैरिबियन सागर में पड़ते हैं। जो मेडीरा है, मेडीरा पुर्तगाल के 2 स्वायत्त क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। अब हम देखेंगे यहाँ पे पर्यावरण के क्वेश्चन। आपका ज्योग्राफी खत्म हो गया, ज्योग्राफी खत्म हो गया। 35 क्वेश्चन तक थे, इतिहास और भूगोल दोनों से मिला के 35 क्वेश्चन यहाँ पे थे। अब देखते हैं पर्यावरण। ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस आ गए आपके। अगला है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, किससे हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर यूएन के अंतर सरकारी पैनल ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रस्ताव विकसित किया। क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले के लिए यह बाध्यकारी प्रावधान था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है आपका? बाध्यकारी। कार्बन क्रेडिट पर एक परमिट है जो कंपनी को कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों की एक निश्चित मात्रा का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। और एक क्रेडिट 1 टन कार्बन डाई के बराबर द्रव्यमान के उत्सर्जन की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट एंड आपका कारण। यहाँ पे क्या है आपका? स्टेटमेंट तो राइट था, रॉन्ग था सॉरी, और राइट था आपका। जो कारण है क्या है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। ये आपका यहाँ पे राइट था। यह है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि एक जीव की जनसंख्या बढ़ती या घटती है तो शेष परितंत्र को प्रभावित करती है। जैसे यदि खाद्य श्रृंखला में मेढक पूर्णतः समाप्त हो जाए तो एक तरफ जलीय कीट पतंग बढ़ेंगे, तो वहीं भोजन के लिए मेढक पर आश्रित मछलियों की संख्या भी घटेगी। विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों से वातावरण प्रभावित होता है। बिल्कुल सब एक दूसरे पर निर्भर ही होते हैं। यहाँ पे 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कथन आपका राइट है तो वो था यहाँ पे ये सेकंड केस का अभिप्राय है कि किसी भी देश के उत्सर्जन की क्षमता क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण और अवशोषण से होगी। नेट जीरो का तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा और वातावरण से अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच संतुलन होना है। वैश्विक ऊष्मन में 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करने हेतु विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट जीरो 2050 की अवधारणा विकसित की है। वर्ष 2015 में पेरिस पर्यावरण सम्मेलन में यह लक्ष्य तय किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ऊर्जा क्षेत्र को 2050 तक नेट जीरो पहुंचाने हेतु रोड मैप तैयार किया गया है। भूटान वर्तमान में कार्बन नेगेटिव वाला देश है और उसने वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2040 तक, और अर्जेंटीना ने 2050 तक, चीन ने 2060 तक और भारत ने 2070
2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगला है आपका फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। ठीक है, अब तो इसमें कुछ ऐसा पढ़ने वाला है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या होता है। धूल के कण, वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म हवा एवं धूल के कण उड़ते रहते हैं और ये कण सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय आकाश में लाल एवं नारंगी रंग की छोटे छटाओं का निर्माण करते हैं और आकाश का नीला रंग इन्हीं सूक्ष्म कणों के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। अगला है, यहाँ पे आपको मैच करना था जैव मंडल अभ्यारण्य और अवस्थिति कहाँ है। सिमलीपाल आपका पड़ता है उड़ीसा, पंचमढ़ी एमपी में पड़ता है, नंदा देवी उत्तराखंड में और नौकरीक आपका पड़ता है मेघालय में। एक नवनीकृत ऊर्जा का स्रोत है आपका पेट्रोलियम, कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि अनवीनीकरण स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि क्या है आपका नवीनीकरण ऊर्जा है। क्या है कि ये एक बार खत्म हो गए तो फिर दोबारा से इनको रीजनरेट नहीं किया जा सकता। मतलब रिंगल रिंग रिंगेल रिंगेलमैन स्केल क्या प्रदीप किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है धुएं को स्केल करने के लिए। उसके बाद में है आपका अगला, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। 1986 में आया था। इसका उद्देश्य था पर्यावरण का संरक्षण, उसमें सुधार। यह अधिनियम केंद्र सरकार को प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। इको मार्क प्रतीक निम्न में से किससे संबंधित होता है। पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। अगला है आपका कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय की एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री होता है। अब आपका विज्ञान शुरू हो गया है, पर्यावरण भी खत्म हुआ है। यहाँ से विज्ञान में देखते हैं कि रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही है। पहला सही है कि रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण होता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि निम्न में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनी किरणों को काटता है। क्रुक्स कांच। ठीक है, क्रुक्स कांच एक विशेष प्रकार का कांच होता है जिसमें सेरियम ऑक्साइड होता है। यह सूर्य की परावैंगनी किरणों को काटने में सक्षम होता है। इस प्रकार धूप का चश्मा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे एक कथन सही था कि यह एक अदिश राशि है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्राय एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक या जूल या कूलम होता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि होता है। अगला प्रश्न है आपका, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है। ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है के मुख्य अवयव है और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसका उपयोग खाना बनाने, रोशनी पैदा करने, वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी को अपेक्षाकृत कम दाब पर द्रव में संपीड़ित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेशित होता है। वो आपका होता है न्यूट्रॉन पे। ठीक है, न्यूट्रॉन एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इसमें कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता है और बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। नाइट्रोजन का अवयव नहीं है। कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन का अवयव नहीं होता है। बाकी क्लोरोफिल, डीएनए और आरएनए ये क्या उसके अवयव होते हैं। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित जैव अणु कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, ये सबसे क्या है ज्यादा मात्रा में अवेलेबल रहते हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से कार्बन और पानी का एक संयोजन है। हालांकि सभी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, किंतु कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी पाया जाता है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाए तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। पराशरण के कारण। अगर हम खीरे को काटने के बाद उस पर नमक छिड़कते हैं तो पराशरण की प्रक्रिया के कारण कुछ समय बाद पानी छोड़ता है। पराशरण की प्रक्रिया में नमक निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाता है। नेक्स्ट क्या है, ये आपका रॉन्ग नहीं पढ़ना है, राइट पढ़ना है। सिरका में उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या होता है आपका एसिटिक अम्ल। हड्डियों में उपस्थित होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक। दूध में लैक्टोज नामक शर्करा उपस्थित होती है। दूध में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, अगला है आपका, कुछ छूट गया क्या। हाँ, ये आपका एक क्वेश्चन रह गया था कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण, दीर्घ भंडारण
जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास होता है। ठीक है, किसी वस्तु का भंडारण काल स्टोरेज लाइफ उसकी श्वसन क्रिया से प्रभावित होती है। किसी वस्तु को निम्न ताप पर संग्रहित करने पर श्वसन दर क्या हो जाती है, घट जाती है, उसका संग्रहण काल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वस्तु के आसपास ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रताओं पर पर्याप्त नियंत्रण भी श्वसन दर को घटाने में प्रभावी होता है। अब हम चलेंगे, यहां से करेंगे जीव विज्ञान शुरू हो जाता है आपका कि रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ठीक है, अगला है कि रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बिलू बेबी सिंड्रोम होता है, मीथोमैग्लोबिन। ठीक है, बिलू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है। ये पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता और इसके सबसे प्रमुख कारण यह है कि मुख्य रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शिशु का शरीर नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देता है और यह नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मीथोमैग्लोबिन का निर्माण करता है। मीथोमैग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है और यह स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम बनती है। ठीक है, बोटुलिज्म क्या होता है, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। खाद्य जनित बोटुलिज्म एक गंभीर बीमारी है। आमतौर पर दूषित खाद्य पदार्थ में बनने वाले शक्तिशाली नाइट्रोटॉक्सिन और बोटुलिनम विषाक्त पदार्थ से अंतर्ग्रहण से होता है। बोटुलिज्म विषाक्तता के 7 प्रकार है जो ए से जी तक होते हैं, जिसमें ए बी ई एफ मानव बोटुलिज्म का कारण बनते हैं। ठीक है, निम्न से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक होता है, तो क्या होता है, लाइकेन होता है, लेकिन इसका आंसर कुछ भी नहीं दिया है। लाइकेन और मॉस दोनों ही वायु प्रदूषण का सूचक होते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या मॉस भी था, लाइकेन भी था, तो पता नहीं आयोग ने क्या माना होगा, वो हम देखते हैं। आयोग ने सी माना है, जो मैं आपको बताई थी, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन ही होगा, तो आप भी वही सब करना। राइबोफ्लोविन फ्लोविन की कमी से किसकी कमी से होता है, चेइलोसिस की कमी से। ठीक है, राइबोफ्लोविन विटामिन बी में होता है कि कमी से तंत्रिका संबंधी बीमारियां और एनीमिया और हृदय रोग से जुड़ी है। इसकी कमी से चेइलोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, जिसमें होठ फटने की समस्या सामान्य होती है। आगे हम देखते हैं, विटामिन सी में नींबू होता है, विटामिन डी में कार्ड मछली का तेल होता है, विटामिन बी6 किस्म होता है धान के चोकर में। विटामिन ए में क्या होता है, संतरा पोषण एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम आदि भी प्राप्त होता है। विटामिन ए किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। यह विटामिन कोशिका वृद्धि और प्रतिरक्षा कार्य भ्रूण के विकास में भी सहायक होता है। निम्न से कौन सा मच्छर वाहित रोग नहीं है, निद्रा रोग नहीं है। बाकी डेंगू, फाइलेरियोसिस और मलेरिया ये क्या है, आपके मच्छर वाहित हैं। बाकी निद्रा रोग क्या है, सीसी मक्खी द्वारा होता है ये, परंतु इसका कारक प्रोटोजोआ होता है। डेंगू, मलेरिया, फाइलेरियास के बाग मच्छर होते हैं। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है, मौरिशी। ठीक है, टापा कपड़ा बनाने हेतु शहतूत परिवार के मौरिशी के पौधे की आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रेडफ्रूट और ममाकी का भी उपयोग किया जाता है। टापा वस्त्र प्रशांत महासागर के द्वीपों में मुख्य रूप से टोंगा, समोआ, फिजी में बना एक वर्क क्लॉथ है, जो टम्प शब्द ताहिती और कुक द्वीप से है, जहां कैप्टन कुक इसे इकट्ठा करने वाले और बाकी दुनिया से परिचित कराने वाले प्रथम यूरोपीय थे। अगला है, फेफड़ों में गैसीय विनियमन का स्थल क्या होता है, एलियोलाई। ठीक है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। रेटिनॉल रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अगला है आपका, यहाँ पे आपका सिर्फ एक स्टेटमेंट आपका सही है, जो कारण है कि शरीर में उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, एक और प्रश्न है आपका यहाँ पे 68। ओके, आपका साइंस खत्म हो गया, अब यहाँ से आपका पॉलिटी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पॉलिटी ये यहाँ पे ये दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, तो यहाँ पे आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि अनुच्छेद
87 के तहत लोकसभा का प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन को एक साथ संबोधित करेंगे और संसद को उसके आहन के कारणों से अवगत भी कराएंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनावों में मतदान देना, ये आपकी स्वेच्छा है। बाकी ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है आपकी। अगला है यहाँ पे आपका कारण सही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने के पात्र होते हैं। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री संसद के किसी भी सदन से संबंधित हो सकते हैं। संविधान इस संबंध में संसद के दोनों सदनों की भी समानता रखता है। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह केवल उसी सदन में मतदान करने का हकदार है जिसका वह सदस्य होता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है, राज्य के नीति निदेशक तथा आयरलैंड से लिए गए, अवशिष्ट शक्तियां आपकी कनाडा से है, आपातकालीन जर्मनी से है। तो यहाँ पे ये क्या है? यही सब दिया हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। ये क्या है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे इसका आंसर। संसद प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। शून्यकाल वह समय होता है जब संसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को उठा सकता है। राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्न काल से पूर्व 11 से 12 बजे के मध्य होता है, जबकि लोकसभा में शून्यकाल का समय प्रश्न काल के बाद 12 से 1 के बीच में होता है। और ये शून्यकाल किसकी देन है? ये भारत की देन है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 267। कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संघीय शब्द उल्लेखित नहीं है, बाकी संप्रभुता, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक आपका उल्लेख किया गया है उसमें। देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द हैं आपके प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ठीक है, संघीय शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, फेडरल नहीं है हमारे यहाँ। उसके बाद में पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम यहाँ सीधा देखते हैं, जो आपको मैच करनी है। बलवंत राय मेहता आई थी आपकी 1957 में, 3 स्तरीय थी ये। उसके बाद में आई थी अशोक मेहता 1977 में, 2 स्तरीय थी। LM सिंह भी आई थी 1986 में, नियोजन की आधारभूत इकाई और जिला की सिफारिश इन्होंने की थी। GKV राव आई थी आपकी 1985 में, पंचायत को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की इन्होंने सिफारिश की थी। अगला है आपका, ये रॉन्ग है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, राइट पढ़ेंगे। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण 50 में दिया गया। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि किसमें की गई है? अनुच्छेद 46 में की गई है। ग्राम पंचायतों का गठन उन्होंने स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में बनाने का कार्य करने का योग्य बनाता है आपको, अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है। अगला है कि कौन से संविधान संशोधन GST नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान था? 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन 2006 वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। अनुच्छेद 321 में राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकायों या किसी लोक संस्था की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। अंततः राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। कौन करती है? क्या करती है? एक मिनट दीजिए।
नेक्स्ट है आपका कि लोक लेखा समिति जो आपकी रहती है इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है, इतना ही काफी है इसके लिए। अगला ये आपको मैच कराना था, गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 को, तेलंगाना का हुआ था 2 जून 2014 को, झारखंड का हुआ था 15 नवंबर 2000 को, हरियाणा का हुआ था 1 नवंबर 1966 को। अगला है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था, 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था ये। अगला है कि आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई थी, सरकारी आयोग की समिति, ठीक है, सरकारी आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी थी। ये किस में आती है, अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। सिविल सेवाओं के सुधार हेतु होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, 2004 में किया गया था। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल ठीक है। ये किस में दिया गया, अनुच्छेद 317 में दिया गया है। उसके बाद में 85 आपका, यहाँ पे आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वयं कुमार सैन थे और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपकी कौन थी, रमा देवी थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे इसमें आपका कौन सा सही है कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता, स्टेटमेंट किसने दिया था, डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने ये स्टेटमेंट दिया था। अगला है कि कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वो आपका धन विधेयक होता है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, 109 में। देखो 110 डायरेक्टली 110 जो रहता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व की जाती हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व की जाएंगी, क्या क्या रहता है धन विधेयक में, वो सब चीजों का एक्सप्लेन किया गया। लेकिन 109 में कि कहाँ पहली बार प्रस्तुत किया जाएगा, कहाँ नहीं किया जाएगा, इसकी वो चीजें इसमें दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद में ये आपको मैच कराना था, जैसे गोलकनाथ बाद कब आया था, 1967 में। केशवानंद भारती आया था 1973 में। 24वां संविधान संशोधन आया था 71 में। 42वां आया था आपका 76 में। उसके बाद में ये आपको मैच करना था कि कहाँ पे राज्यसभा में कितनी सीटें दी हुई हैं। राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, पंजाब में 7 दी हुई है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है क्या, अर्थव्यवस्था। और देखना अर्थव्यवस्था किससे थोड़ी करंट ओरिएंटेड होती है। ये हम 21 का डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस टाइम का व्यापार पूछा गया है किसके साथ अधिशेष था, तो मुझे नहीं लगता इसको पढ़ना उचित रहेगा, फालतू हम करंट चीजें पढ़ेंगे। बस देख लेते हैं, नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट निकाली गई थी, ठीक है। सब करंट ओरिएंटेड चीजें आती हैं मोस्टली। देखो करंट वाली है, ये भी करंट वाली है, किस योजना को कितना फंडिंग किया गया है, करंट वाली है। WPI के आंकड़े निम्नलिखित कौन सा कार्यालय जारी करता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसको जारी करता है। ये थोड़ा स्टैटिक हो सकता है क्या, ये आपको आप स्टैटिक में भी इसको पढ़ते हैं। उसके बाद में ये रिकॉर्ड पूछे गए थे, यहाँ पे ये पूछा गया, पूरा करंट ओरिएंटेड है। स्टॉक एक्सचेंज में कितनी ब्लू चिप कंपनियां सूचीबद्ध रहती हैं, ये पता ही होगा आपको, 30 कंपनियां रहती हैं इसमें। और इसके बाद में यहाँ पे देखो ये भी पूरा करंट ओरिएंटेड है। ये भी आपका, ये थोड़ा 30, हाँ ये थोड़ा अलग है, 97, ठीक है। इसको देखते हैं। पूंजी निर्माण क्या होता है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। यहाँ पे क्या, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, क्योंकि आप जितना निवेश करेंगे तो उससे क्या आपकी पूंजी इंक्रीज ही होगी, तो दोनों स्टेटमेंट वैलिड थे। अगला देखेंगे, यहाँ पे ये योजना है आपकी, कौन सी योजना कब स्टार्ट की गई थी, ये थोड़ा सा अलग है। ये फैक्ट है कि आप देखो योजना वगैरह की जो डेट वेट होती है ना, वो सदाबहार है, वो आपको हमेशा के लिए याद ही रखनी पड़ती है, वो कभी भी आ सकती है, उनका अपडेट और वो सबसे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आम आदमी योजना कब आई थी, 2007 में। PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना आई थी 2021 में। PM जन आरोग्य आई थी 2018 में। PM सुरक्षा बीमा आई थी 9 मई 2015 को। अगला देखेंगे कि यहाँ पे ये पूछा गया था, मजदूर संहिता 2019 में कौन कौन सम्मिलित था। ठीक है, ये उस टाइम ये आई थी संहिता, तो इस वजह से ये चर्चा में थी, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़रूरी है, बट थोड़ा सा जान लेते हैं कौन कौन इन्वॉल्व था, क्योंकि ये संहिता वगैरह जो रहती है ना, तो थोड़ा लेट तक अधिनियम जो रहते हैं ना, वो लेट तक भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आपका था, दूसरा था बोनस भुगतान अधिनियम, तीसरा था समान पारिश्रमिक अधिनियम। अगला है यहाँ पर कि शीर्ष मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्ष मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब है कि कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, किशन योगी, ठीक है। यहाँ पे आपका कारण सही है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा
की जाती है। यहाँ पे आपका अगला है कि कौन सा आर्थिक सुधार का प्रमुख कारण नहीं है, तकनीकी विधि नौकरशाह नहीं है। यहाँ पे है कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। ये किस में दिया गया, 280 अनुच्छेद आपका होता है वित्त आयोग से संबंधित। अगला है आपका सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यदि स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन या अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। ठीक है, दोनों ही आपके यहाँ पे सही था। अगला 109 के निम्न में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा गया, द्वितीय अवस्था को कहा गया। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया किसके द्वारा, यूएन जनसंख्या कोष द्वारा। अगला है जनसंख्या से 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका डी, उत्तर प्रदेश। एक और है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद में है एक और कि जन्म दर क्या है, जन्म दर क्या होती है वो आपको बताना है कि नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध होता है। सही है, लोग पढ़े लिखे होते हैं तो थोड़ा सा अपना लॉजिकल तरीके से सोचते हैं कि कितने बच्चे करने चाहिए नहीं करने चाहिए, ना पढ़े हुए होते हैं वो लाइन लगा के करते ही जाते हैं। ये बहुत आप लोग को लगेगा कि क्या फनी बातें बोले कि लाइन लगा के करते जाते हैं। सच में देखना, जो भी थोड़े से पुअर रहेंगे ना, जिनका स्टेटस एकदम पुअर रहेगा, रिक्शे वाले रहे, या मैं पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को कोई टारगेट नहीं करी, मैं आपको बता रही हूँ, जिनका एकदम हालत एकदम जर्जर टाइप होगी ना भैया, उन पे 6-6 बच्चे मिलेंगे, 5-5 6-6 7-7 बच्चे मिलेंगे। आज भी आज भी हमारे पड़ोस में है, कुछ लोग रेंट पे रहते हैं वहाँ, मेरा जहाँ घर है, तो समझ लो कि एक एक है रिक्शा चालक है, वो रिक्शा चलाते हैं और वो उनकी हेल्थ भी इतना पुअर है और उन पे 5 या 6 बच्चे हैं, उन पे 6 बच्चे हैं सोचो। और कारण कि 4-5 पहले बेटियां हो गई थी, तो एक बेटे की चाह में 4-5-6 बेटे करते गए, लास्ट में एक बेटा हुआ फिर, समझ रहे हो। तो ये भारत की स्थिति बड़ी दुख वाली है कि यहाँ बेटी बेटा वाला जो अंतर है ना, उसके चक्कर में जनसंख्या बढ़ा दे रहे हैं ये लोग। तो ठीक है, अब यहाँ पे आया कि अब थोड़ा लोग पढ़ जाएंगे तो थोड़ा बेटी बेटा में कम अंतर करेंगे तो बचा पाएंगे ना, जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे, 2 बच्चों पे या एक बेटी पे अपना रुक गए, ठीक है, नहीं तो क्रिकेट टीम तैयार कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है, ये आपका नहीं है। बाकी कौन सा है, सूर सरोवर, सरसई नावर झील और शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश का निम्न से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, ये हापुड़। ठीक है, हापुड़ जिला सबसे छोटा है, उसके बाद में हाथरस। यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा, ये भी करंट ओरिएंटेड था, जो भी योजना वगैरह उस टाइम पे चलती है ना, तो यूपी स्पेशल से था। अब यहाँ पे देखो ये करंट का थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी। करंट जैसे आप पढ़ेंगे ना, अभी बड़ी आंख वाली किताब आएगी, उससे पढ़ेंगे आप करंट, उसी से ही पढ़ना। सभी बच्चों को यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि यूपीएस पीसीएस का ना वही कवरेज होता है, वो पढ़ लेना या घटनासार पढ़ लेना, एक किताब पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। बाकी मैं भी वीडियो ला रही हूँ, मेरे नोट्स बने हुए हैं, आप लोगों ने अच्छे से उसको शेयर वेयर नहीं किया, ढंग के व्यू नहीं आ रहे थे तो मैंने बनाया नहीं, फिर मेरी तबीयत भी खराब हो गई। लेकिन अभी सोच रही हूँ कि अभी मैं पीसीएस 2 महीने बाद है और बच्चों का बीपीएससी भी लगा हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैंने बहुत शानदार नोट्स बनाए हैं, जिनको भी नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम पे मेरे को हाय बोल देना या कमेंट्स में अपना मैसेज कर देना, मेरे को कमेंट में मेंशन कर देना जो भी आपको पीडीएफ चाहिए, तो सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। साथ ही देखते हैं, अब देखो जैसे उस टाइम पे कोविड-19 चल रहा था, 2021 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, 2020 में आया था ये कोविड-19, तो उससे रिलेटेड ये था। ठीक है, हम चीज़ों को थोड़ा जल्दी से यहाँ पे देखेंगे किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया था कुछ विदेश मंत्री से रिलेटेड जो आए थे उस टाइम, यात्रा पे रहे थे, जैसे कि अमेरिका, अमेरिका भैया मैन पावर है उस टाइम पे, एकदम वर्ल्ड पावर है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसके विदेश मंत्री आए हैं, तो
डेफिनेटली उनको चर्चा में रखा जाएगा, उनसे प्रश्न भी बनेगा। और किसी देश के आएंगे उतना नहीं ध्यान दिया जाएगा विदेश मंत्री पे। उन देशों के जो मेन वहाँ के जो भी प्रेसिडेंट पीएम जो रहेंगे वो आएंगे, बाकी देशों पे उन पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका का विदेश मंत्री भी आए तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि अमेरिका है भाई वो। यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश के निम्न के किस स्थान पे मनाई गई थी? ये आपको पता है, शाहजहाँपुर। मतलब ये तो थोड़ा स्टैटिक, ये देखो इसे बोलते हैं कि स्टैटिक को करंट से जोड़ के बनाना। ये स्टैटिक में आपने पढ़ा है कहाँ लोकेशन है, और फिर आपका ये अगला ये आपका क्रोएशिया से संबंधित है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि महिला महिला एकल में कौन रही हैं, पहली बार कौन सी बनी है, कोई दिवस जो आया है। जैसे ये आता था क्लॉक इज टिकिंग, ये किसकी थीम थी? टीबी। टीबी काफी गंभीर बीमारी हो जाती है, तो इस तरीके की जो देखो बीमारी वगैरह जो रहती है ना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, उनके कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे हैं और ज्यादा लोग उससे पीड़ित हैं, ज्यादा लोगों को वो प्रभावित कर रही है। तो इस तरीके की बीमारी वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है, या भारत ने हाल ही में कुछ अच्छा उसके लिए किया है, या खत्म हुई है, या किसी अदर कंट्री से उसको कम्प्लीटली फिनिश किया गया है, या कुछ न्यू इन्वेंशन किया गया है उसके लिए। तो इस तरीके से बीमारी वगैरह, ये मेला के बारे में पूछा गया है, करंट ओरिएंटेड था। ये G7 का जो शिखर हुआ था उसके रिलेटेड है। यहाँ पे जो भी टेनिस खिलाड़ी और उनके जो भी ओलंपिक था, तो ओलंपिक में कौन कौन सा विनिंग किया था, कौन कौन सा वो लेके आए थे अवार्ड, उससे रिलेटेड था। तो ये तो चलता ही रहता है, ये तो एवरग्रीन है। अब दोबारा से कोई ना कोई अवार्ड चल रहे हैं तो वो सब में ये आपका पूछ लिया जाता है। तो ये एक पैटर्न है समझने का कि किस तरीके से प्रश्न करंट से बनते हैं, मैं वो यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन कौन सी रैंक रही सबकी, ये रैंकिंग वगैरह वाली, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे ये बाणी योजना किससे संबंधित थी, योजना वगैरह से बना दिया दो चार प्रश्न, ये था। अब यहाँ पे हम देखेंगे विविध भी रहता है लास्ट में आपका 10 क्वेश्चन समथिंग, 10-12 क्वेश्चन विविध रहेगा। तो विविध में क्या है कि आपका स्टैटिक रहेगा, कुछ भी उठा लेंगे, कोई भी यहाँ पे अरेंज नहीं रहेगा कि यहाँ पे पर्टिकुलर इतिहास भूगोल जो मिक्स जितने भी सब्जेक्ट अब तक पढ़ के आए हो ना वो सब यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे ये पूछ लिया नगर निगम कहाँ पे स्थापित किया गया था पहला, तो ये कहाँ है आपका मद्रास में। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किस कब कब आई थी, 1901 में आई थी। उसके बाद में यहाँ पे ये आपका पूछ लिया गया है कि किस देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है, कानपुर में। उसके बाद में यहाँ पे ये पूछ लिया स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे है, राजस्थान में। सुगम्य भारत किससे संबंधित है, दिव्यांग व्यक्तियों से। तो ये इस तरीके से आपके यहाँ पे ये पुस्तक दे दी, ठीक है, पुस्तक दे दी। ये स्टैटिक पोर्शन है, पुराने जो भी राइटर्स रहे हैं उनकी पुस्तक कौन सी है ये यहाँ पर दे दी आपका। यहाँ पे ये आपको दे दी, तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है, ये देख ली ताजी बर्फ वाला, ठीक है। यहाँ पे ये शुकोत्रो द्वीप के बारे में पूछ लिया गया। तो ये रहा हमारा कंप्लीट 2021 का पेपर। सीसेट वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम आज खत्म करते हैं कंप्लीट जीएस का। सीसेट का भी मैंने स्टार्ट कर दिया, एक वीडियो बना दिया 2024 वाला, वो आप लोग जाके देखिए जल्दी से। और ये मैं जीएस का बना दी हूँ 2021 का। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे कमेंट करना। आप मेरे चैनल पे कमेंट्स कर देना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक वहाँ शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।